आज की कहानी है दुलाई वाली। जी हाँ, बंग महिला द्वारा लिखी यह कहानी बड़ी ही चर्चित है और वर्ष 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। देखिए, इस कहानी की लेखिका बंग महिला है और बंग महिला का पूरा नाम श्रीमती राजेंद्रबाला घोष है। आप सभी अच्छे से जानते हैं। इनका जन्म वैसे अगस्त 1881 में हुआ था और ये बंग महिला के नाम से ही हिंदी में बड़े आदर के साथ लिखा करती थी और इनका नाम भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। जिस समय इन्होंने हिंदी में कहानियां लिखना शुरू की थी, उस समय हिंदी कहानी अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। यानी कि हिंदी कहानी का भाव और शिल्प दोनों की दृष्टियों से अपने आरंभिक अवस्था में थी। बंग महिला के हिंदी कहानी के विकास में योगदान की चर्चा सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में की थी और इनकी कहानियों एवं अन्य रचनाओं का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुसुम संग्रह में किया है। बंग महिला बंगाली मूल की थी, लेकिन इनका निवास स्थान उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला रहा। इस वजह से इनकी हिंदी भाषा पर पकड़ भी अच्छी रही और भोजपुरी भाषी क्षेत्र होने के कारण इनकी कहानियों में भोजपुरी का प्रभाव भी देखने को मिलता है। साथ ही इनकी कहानियों में आंचलिकता का पुट भी हमें देखने को मिलता है। दुलाई वाली कहानी एक हास्य व्यंग्य द्वारा पर्दा प्रथा की विसंगतियों को दिखाती है। ठीक है, तो बंग महिला की कहानियां शिल्प एवं भाव की दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत ही प्रौढ़ कहानियां तो नहीं कही जा सकती, लेकिन हिंदी कहानी के विकास में इनकी कहानी कला का अमूल्य योगदान दिखता जरूर है। तो हास्य व्यंग्य प्रधान दुलाई वाली कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1907 में हुआ था और सरस्वती पत्रिका में यह कहानी छपी थी। रेल के माध्यम से इस कहानी में लेखिका ने हास्य के कई रंग उकेरे हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी, यानी कि पहले बनारस कहा जाता था, ठीक है, उसके गोदोलिया इलाके से। कहानी के आरंभ में ही आपको एक हैरान, परेशान और हड़बड़ी में आते एक व्यक्ति से आपका परिचय होगा, जो अपने ससुराल से अपनी पत्नी को ले जाने के लिए आया है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस कहानी को जब पढ़ेंगे तो इसकी स्टोरी को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को पढ़ना। काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदोलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में मैली सी तौलिया से लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिबियां और सूंघनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदोलिया की बाई तरफ जो गली है, उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूरी पर एक टूटे मकान से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। वासोपयोगी अर्थात रहने योग्य थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 वर्ष की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता, जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता चली गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। नवीना मतलब नई नवेली दुल्हन। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया, बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं, सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय के साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से भी झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है? कपड़ा वपड़ा जो कुछ भी हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आई हैं तो क्या फिर तब कल के बदले आज ही चलो, है ना? जाना तो है ही। हाँ, यह बात है। नबल जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरी तो नाको दम आ जाएगी। क्यों? किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी ठट्ठा राह में अच्छी लगती है,
उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज में चौके में बैठी पूड़ियां काट रही थी कि इतने में न जाने कहां से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, देखा तुम्हारी बहू पूड़ियां खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर सी गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही, पर वह बोली खाने दो, खाने पहनने के लिए तो आई है। पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि बेचारी कभी रोटी तक तो खाती नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर वंशीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूं, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। मतलब इस तरह से कहने का मतलब है, आपको कहानी सुनते हुए हंसी भी आ रही होगी, है ना, पढ़ते हुए सुनते हुए, क्योंकि रो रुलाकर तैयार हो जाना वंशीधर किसे कह रहे हैं, अपनी नई नवेली दुल्हन से कह रहे हैं। कि जाहिर सी बात है, जब नई नवेली दुल्हन अपने मायके जाती है तो जब वहां से विदा होती है तो रोना तो आता ही है, लाजमी है। ठीक है, तो वो खुद ऐसा कह रहे हैं कि तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। तो है ना यह हास्यपूर्ण व्यंग्य भरी कहानी। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आई। जानकी देई उनका नाम था, ठीक है, वंशीधर की पत्नी का। और आषाढ़ सावन की सी झड़ी लग गई। अब देखिए, वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस में उनका ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले, साली और सास के सिवाय और कोई नहीं रहता। नवल किशोर इनके दूर के नाते के ममेरे भाई हैं, पर दोनों में अच्छी खासी मित्रता है ना, मित्रता का ख्याल ज्यादा है। ठीक है, दोनों में गहरी मित्रता होने के साथ ही दोनों एक जान दो कालिब हैं। तो उसी दिन वंशीधर का जाना भी स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की को विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगी, लेकिन जानकी देई भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी ही नहीं थी कि 2-2, 4-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले कि यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे। एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं, वह हर घड़ी बिछोने से बातें करते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे कि मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूं, नजदीक तो है। वंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूं। जाते जाते वंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो उतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पाल की गाड़ी ही कर लूं, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वालों ने 1.5 रुपया किराया मांगा तब वंशीधर ने मन में कहा, चलो इक्का गाड़ी ही सही, पहुंचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह वंशीधर इक्का ले आते हैं और जो कुछ असवाब था इक्के पर रख कर बैठ जाते हैं। जानकी देई बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरोल के स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुंच चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक वंशीधर की नजर अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पछता सा उठे। इक्के वाले के कान बजाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई जरूरी चीज भूल आए? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूल कर बिलायती ही पहनाए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वह बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे 2-4 सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक बिलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने में से दाम तो लगेगा सही, लेकिन रहेगा तो देश में ही। जानकी जरा भौं टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या यह बुरी है। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। वंशीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो ढेवड़े दर्जे का टिकट मिलता है।
वंशीधर फिरकर बोले, अगर ड्योढ़ी दर्जे ही का टिकट ले लूं तो? इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए वंशीधर आगे बढ़े। यथा समय रेल पर बैठकर वंशीधर राजघाट पर पार करके मुगल सराय पहुंचे। वहां पर पुल लांघ कर जब वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे तो आप नवल वंशीधर नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म की इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे और देखते ही देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। अब क्या था, मुसाफिर अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी में ही शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं अता पता नहीं। वंशीधर फिर सभी गाड़ियों को दोहरा गए और टहरा गए। भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल उन्हें कहीं भी नहीं मिले। अंत पे आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और खुद आए नहीं। मुझे अच्छा उल्लू बनाया उसने। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूंगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का है कि जानकी सुनेगी तो ताने ताना मारेगी ना, ताने पर ताना मारेगी। पर अब सोचने का समय नहीं, रेल की बात ठहरी। वंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए? कोई अटकाव हो गया क्या? कहकर आप वंशीधर बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो ढ्योढ़े का था, पर ढ्योढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसीलिए तीसरे ही दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में वंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10, 20, 12 10 ही 12 स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। मिर्जापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही वंशीधर बनारस छोड़ा था। वंशीधर ने बनारस छोड़ा था। पेटराम उसे भूख लगी थी वंशीधर को, ठीक है। इसीलिए झट से प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं वंशीधर, क्योंकि जल्दबाजी में ससुराल से निकले थे तो खाना भी नहीं खाया था, है ना। तो इसीलिए झट से प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोमचे वाले से थोड़ी सी ताजी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर बड़े निराले ढंग से बैठकर ठिकाने पहुंचाया। बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचा, खाया उनको अच्छे से, ठीक है। ये भाषा कुछ इस तरह से है इस कहानी की। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ लूं, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं। वह रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वह चाहते तो वे इस समय ढ्योढ़े में बैठ जाते, ठीक है, ढ्योढ़े दर्जे की जो सीट थी, क्योंकि अब भीड़ भी कम हो गई थी। पर उन्होंने कहा, थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे, थोड़ी दूर तो रह गया स्टेशन, अब ऐसे ही बैठा रहता हूं। वंशीधर अपने कमरे में बैठा तो दो एक मुसाफिर अधिक दिख पड़े। आगे वाले में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे ही दर्जे के योग्य ही जान पड़ते थे। अधिक सभ्य तो कोई थे तो बंशीधर ही थे। उनके कमरे में पास वाली जगह में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े कपड़े की गठरी से बना बैठी थी। वंशीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्रपुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचकचाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी वह मानो काम सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था। अब उसको किसी की क्या परवाह, अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखाई दिया तब तक वह बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थी। एक जो उनके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो ना ही आईलीन हो, देख हो रोल कर थईन। दूसरी, अरे दूसर गाड़ी में बैठा हुई हैं। पहली, दूर बो रही, ई जनानी गाड़ी थोड़े है। दूसरी, तो हो भलू तो कहू, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी,
कौन गांव उतरपू बेटा? मिर्जेपुरा चढ़ी हो ना? इसके जवाब में उसने जो कहा वह सुन न सकी। तब पहली बोली, हट हम पूछला ना, हम कहा कहाँ उतरबू हो? आए इलाहाबाद। तो दूसरी बोली, इलाहाबासा कौन गांव की गोइया? पहली, अरे नाही जनल, पयाग जी, जहां मनई मकर नहाए जाला। दूसरी बोलती है, भला पयाग जी काहे न जानित, ले कहे के नाही, तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाए चुकी हैं। ऐसो हो सोमवारी और गहन दक्का दक्का लाग रहा तौन तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। तो पहली कहती है, आवे जाए कि तो सब आउते जात बटले बाटिन, फुन यह साई तो बिचारो विपत में न पड़ल बाटिन। हे हम पंचा हई, राजघाट टिकस कटौली, मोंगल के सराय उतर ली है, होदे पुनः चढ़ ली। दूसरी कहती है, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली औरो मोरे संगे रही, द कोने टिसनिया पर उकर मलिकावे उतरे से उतरे की जरूरत है। गड़िया खुली। अब भैया ऊ गरा फाड़ फाड़ नरियाए ए साहब गड़िया खड़ी कर। ए साहेब गड़िया तनी खड़ी कर, भला गड़िया दनी हाथी काहे के खड़ी होए। पहली, ऊ बहरुआ बड़ी उजबकन रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेली वो कहूँ खड़ी होला। इसकी इस बात पर कुल जितने भी कमरे वाले थे हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बा बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती रही। ओ गॉड, ये भोजपुरी भाषा है ना, तो मैंने तो पहली बार भोजपुरी बोली, मुझे नहीं आती बोलना इतने अच्छे से, लेकिन आप जो भोजपुरी बोलते हैं तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है? मतलब आप अच्छे से इसको बोल सकते हैं, मैं अच्छे से नहीं बोल सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको पढ़ा। जो औरत वहां पर बैठी थी वह जब उसने देखा कि उसके हस्बैंड उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहे तो वह रोने लगती हैं, ठीक है? और वहां पर जो प्रौढ़ स्त्रियां मतलब बुजुर्ग महिलाएं बैठी होती हैं तो उससे बातें करने लगती हैं कि आप क्यों रो रहे हो, आपको कहाँ जाना है, हम है ना आपके साथ, ठीक है? इस तरह से वहां का ये सिनारियो होता है। तो इस पर तीसरी स्त्री बोलती है, टिक्सिया पले बाय नहीं, हे साहेबा सुनी तो कलकत्ते ताई ले मसूलिया ली। अरे इहो तो नहीं कि दूर से आवत रहलेन, फरागत के बदले उतर लेन। चौथी, हम तो इनके संगे के आदमी के देखो बा ना किहा गोइया, ठीक है? कि हम तो इनके साथ कोई भी आदमी नहीं देखे, कहाँ गए? तो तीसरी बोलती है, हम देखे रहिल हो, मजेक टोपी दिहले रहलेन को। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंशीधर उब उठे, जो वहां पर बैठे थे वो उब जाते, तंग आ जाते उन औरतों की बातें सुनकर, है ना? तब वह उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से भी वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूं, मेरे संग भी स्त्रियां हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन ही पर ठहरूंगा। तुम लोगों में से कोई यदि प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेले छोड़ देना उचित नहीं है। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। यानी कि बंशीधर फिर वो जो महिला होती हैं उनके बारे में कहने लगते हैं अन्य बुजुर्ग महिलाओं से कि आप भी रुक जाना और हम भी तो वहीं जा रहे हैं, ठीक है? तो इनके जो हस्बैंड है वो भी वहां आते ही होंगे, तार तो गया ही होगा। वंशीधर की इन सब बातों से उन स्त्रियों की वाक्य धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही, ना ही भैया हम पंचे काहे कि केहू से कुछ कही। अरे एक के एक करत न बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए तो कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं आपसे नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने पुरुष मतलब जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला। पिछली सीट में केवल एक स्त्री जो फरासी सी छींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से आंख निकालकर वंशीधर की ओर ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। वंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की स्त्री मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई।
वंशीधर उस स्त्री को धीरज लाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार से कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूंगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। का भैया, जो केहू बिन टिकस के आवत होए तो ओकर का सजाए होला। अरे ओई का नहीं चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दिलेन, औ पर अपुआ तउन टिकस लेके चल दिहिन। किसी किसी आदमी ने यहां तक दौड़ मारी कि रात को वंशीधर इसके जेवर छीनकर रप्पू चक्कर हो जाएंगे। मतलब वो जो वहां पर डिब्बे में बैठी हुई स्त्रियां थी ना, स्त्री और मर्द जितने भी थे, आपस में ये तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि वंशीधर जो इससे सहानुभूति जता रहे ना इस अकेली औरत को, कहीं ऐसा ना हो रात को इसके जेवर छीनकर रप्पू चक्कर हो जाए, है ना। तो यहां तक भी वो बातें करने लग पड़े। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। उसके बाद पर वंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर से बदला लिए बिना न रहता। आगे देखते ही इस कहानी के चौथे खंड में कि वंशीधर इलाहाबाद में उतरते हैं और एक बुढ़िया को भी वहां उतरना था। ठीक है, उससे उन्होंने कहा उनको भी अपने संग उतार लो। फिर इस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर अपने आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर वंशीधर ने न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर स्वयं स्टेशन मास्टर के पास गए। वंशीधर के जाते ही बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। स्टेशन मास्टर से पूछने पर मालूम हुआ कि कोई तार नहीं आया। अब तो वंशीधर बड़े ही असमंजस में पड़े कि टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट थी जो बैठी हुई थी। लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे यह सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर वंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है, इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा, तो वे लोग गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूंगा तब चलूंगा। हाँ, ये तो कहो तुम मिर्जापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्जापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगलसराय से तुम्हारे साथ चला रहा हूँ। तुम जब मुगलसराय में मेरे लिए चक्कर लगा रहे थे, तब मैं ढेवड़े दर्जे के ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्जापुर में तुम पेट के धंधे में लगे, यानी कि खाने पीने में लगे, तब भी मैं तुम्हारे पास से निकल आया, पर तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख लें करते करते यहाँ तक नौबत पहुंची। अच्छा, अब चलो, जो कुछ हुआ उसे माफ करो। तो यह सुनकर वंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। वंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत ही तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया। नाहक मतलब बिना बात के ही। वह बहुत ही डर गई। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में थे ना। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था, 4 हाथ की दुलाई की बिसात ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास गए। आए और देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम जानो क्या, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के भी प्राण निकल जाएं तो इन्हें दया ना आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को ले राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी उनकी ये राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। तो ये थी दुलाई वाली कहानी, ठीक है, बंग महिला के द्वारा लिखी हुई। तो आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे, जो दुलाई ओढ़े थी वह कौन थे? नवल किशोर, वंशीधर के ही प्रिय मित्र, ठीक है, जो उनसे इस तरह का प्रसंग करते हैं रेलगाड़ी के अंदर। तो यह थी दुलाई वाली कहानी।
बंग महिला के द्वारा लिखी हुई। जैसा कि हमने जाना, बंग महिला का जन्म 1882 में हुआ था और उनके निधन की बात करें तो 1950 में। पूरा नाम उनका राजेंद्र बाला घोष था और आरंभिक दौर की महिला कथाकारों में प्रमुख रही हैं बंग महिला। और इनकी पुस्तक संग्रह, जो एकमात्र पुस्तक संग्रह है कुसुम संग्रह, जिसका संपादन किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। यदि इस कहानी के उद्देश्य की बात करूं तो नवल किशोर द्वारा अपने मित्र वंशीधर से रेल में किए गए मजाक की सरस कहानी है और काशी बनारस के लोगों के जीवन पर भी इसमें प्रकाश डाला गया है। बनारसी शौक और बोली का समावेश हमें देखने को मिलता है। विभिन्न परिस्थितियों में इंसान की दिनचर्या का चित्रण देखने को मिलता है। काशी से इलाहाबाद की यात्रा का विवरण है और दो मित्रों के हंसी मजाक एवं व्यवहार का चित्रण देखने को मिलता है। दोनों में गहरी मित्रता, दोनों एक जान दो काली, है ना। और इसके मुख्य पात्रों की बात करूं तो वंशीधर जो जानकी के पति होते हैं, नवल किशोर के मित्र होते हैं और नवल किशोर के लिए अगाध स्नेह उनके मन में होता है। नवल किशोर कौन? यानी कि वंशीधर के घनिष्ठ मित्र, बड़े ही विनोदप्रिय स्वभाव के और खूब हंसी मजाक करने वाले। कलकत्ते से नई बहू को लेकर चले थे और वंशीधर को तार भेजा था कि उन्हें ट्रेन में मिले, यानी कि कट्टर स्वदेशी। इसके अलावा जानकी जो बंशीधर की पत्नी, उन्हें नवल किशोर का हंसी मजाक पसंद नहीं था। हालांकि उनमें नवल के प्रति कोई दुराग्रह नहीं था, लेकिन पारंपरिक भारतीय नारी थी और ससुराल से विदा होने पर रोने जैसे संस्कार उनमें विद्यमान। अगर इसके कहानी के गौण पात्रों की बात करें तो नवल किशोर की बहू सीता, जानकी देवी की बहन कहारिन, जानकी के मायके में जो नौकरानी है, ट्रेन में 2-3 महिला सहयात्री। ठीक है, और आपने याद रखना है कि इस कहानी में जो स्थान आए हैं उनके क्या क्या नाम है, क्योंकि पूछे जाते हैं। देखिए, एक स्थान तो दशाश्वमेध घाट, दूसरा गोदोलिया बनारस यानी कि कलकत्ता में, और तीसरा मुगल सराय और चौथा इलाहाबाद प्रयाग। ठीक है, तो ये इसकी प्रमुख स्थान थे। देखिए, दुलाई का अर्थ क्या होता है, यह बात भी हमें पता होनी चाहिए। तो इस कहानी के जो विशेष तथ्य हैं, जैसे दुलाई अर्थात एक प्रकार की चादर या चुनरी जिसे घूंघट के रूप में प्रयोग किया जाता है। यथार्थ चित्रण, पात्रानुकूल भाषा रही और स्थानीयता के रंगों से भरी यह कहानी आज भी जीवंत है। बनारसी बोली के संवाद, ट्रेन में औरतों के कदम कहानी की मिठास बढ़ा देते हैं। अगर इसकी प्रमुख कथनों की बात करूं या उद्धरणों की बात करूं तो जैसे आपने देखा ही होगा जब हमने कहानी पढ़ी, ठीक है, कि अरे इनकार मईन तो ना ही आईलेन हो, देखो रोबल करथईन पयाग जी जहाँ मनई मकर नहाए जाला। तो इस तरह की ये जो छोटे छोटे संवाद थे, ये कहानी में क्या करते हैं, कहानी के हास्य रंग को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये इस कहानी के कुछ महत्वपूर्ण संवाद हैं। दुलाई की बिसात ही कितनी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो इन्हें कोई दया ना आवे। वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। ठीक है, तो इस तरह के मजाक वहां पर रेलगाड़ी के डिब्बे में होते हैं। ओके, इसके अलावा भी इस कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु रहते हैं। जैसे कहानी की शुरुआत काशी के दशाश्वमेध घाट से शुरू होकर इलाहाबाद में खत्म होती है। विदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर यहाँ पर व्यंग्य किया गया है। ठीक है, जिस तरह से दिखाया है ना कि स्वदेशी वस्तुओं के समर्थक होते हैं वे, कौन, नवल किशोर। ठीक, तो काशी और उसके आसपास के जनजीवन व स्त्री पुरुष के सोच तथा मनोभाव का स्वाभाविक चित्रण इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। दुलाई का अर्थ, जैसे मैंने कहा, कपड़े का एक मोटा चादर जिसे नव विवाहित औरतें घूंघट के तौर पर लेती हैं। ओके, तो ये बातें आपने याद रखनी है इस कहानी में। बाकी वही बातें हैं जो बार बार यहाँ पर रखी गई हैं कि वंशीधर वैसे इलाहाबाद के रहने वाले होते हैं, बनारस में ससुराल होता है, लेकिन स्त्री को विदा कराने आए हैं। ठीक है, इसके असबाब, देखिए असबाब यहाँ पर आया है इस कहानी में नाम, तो उसका अर्थ होता है सामान। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण बातें भी हैं, आप इनको पढ़ भी सकते हैं। बाकी वही बातें हैं, इस कहानी के जो महत्वपूर्ण कथन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, बीच बीच में किस तरह के प्रसंग उठाए गए हैं। ठीक, तो चलिए, तो ये थी आपकी दुलाई वाली कहानी। नेक्स्ट कहानी को लेकर जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप इस कहानी को एंजॉय कीजिए और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब,
करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ। नमस्कार।